हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज 11th क्लास का हम लोग एक वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें से होल सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और आज जितने सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे सबका सब पीवाई क्यू है और सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को इजी वे में। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला सवाल है बाबू। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को जरा समझना। ठीक है, देखो कह रहा अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 2 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास अगर हम देखें कि सर ए बराबर दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ये अब इसका क्यूब निकालें। देखो एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप कहते हो वॉल्यूम एक क्यूब होता है। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर है? अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो चौवाल यानी कि 1.728 ऐसा समथिंग आएगा कुछ, है ना। और इधर इधर वाले अगर देखते हो तो 2 4 6 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6। तो चूंकि चूंकि हमारे पास जो लेंथ दिया हुआ है वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो वॉल्यूम का भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो जब 2 लेंगे तो क्या आएगा, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, देखो ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऑप्शन पहला यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है पहला। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो और समझो। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कह रहा है इस रिलेशन में आपसे कह रहा है कि भाई साहब द डायमेंशन ऑफ b इज, तो मतलब इस वाले टर्म में जो b है उसका डायमेंशन कितना होगा। तो सिंपली ऐसे जब भी इक्वेशंस के फॉर्म में रहे तो याद रखना बाबू, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस इसका डायमेंशन इसके बराबर और इसका डायमेंशन इसके बराबर, क्योंकि डायमेंशनली इक्वेशंस करेक्ट होने चाहिए। और डायमेंशनली इक्वेशन अगर करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशन इसके बराबर और इसका डायमेंशन इसके बराबर। क्लियर है? तो हमें पूछा है बी का, तो बी टी बराबर क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर बराबर भी लेंगे। और भी का मतलब क्या है, वेलोसिटी है ना। तो अब आप देखो कि सर हमको बी का निकालना है, तो इधर बी बराबर क्या हो जाएगा, v बाई टी स्क्वायर। और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1 बटा टी, मतलब टाइम है यानी कि टी स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 3। अब देख लो आप ऑप्शंस में कहाँ है एल टी माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो कह रहा है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 40 है, ये वाला वैल्यू 40 है। कंप्लीट हाफ और रिवॉल्यूशन इन 40। ठीक है, आधा कंप्लीट करने में वो 40 लेता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला कंप्लीट करने में वो 40 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 40 सेकंड ले रहा है बाबू। ठीक है, इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो अब आप देखो जरा सा कि सर ये वाला रेडियस रेडियस आर दिया हुआ है 40, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए है बाबू हमारे पास। अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2r यानी कि कितना हो गया 80। हमें क्या पूछा, वेलोसिटी एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि 80 बटा कितना, टाइम कितना दिया हुआ है 40, कट के देख लीजिए कितना आ गया, 2। 2 कहाँ है ऑप्शन, देख लीजिए ये वाला। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा a stone dropped from the breeze reaches to the water in 4 seconds, the height of the breeze। एक ब्रीज से एक स्टोन को फेंका गया, ठीक है, और वो वाटर में गया जिसमें कितना समय ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है, कितना ब्रिज का हाइट कितना होगा। तो आपको पता है कि सर आप पढ़ चुके हो
यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशंस है ये वाला, इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। अब एच यू तो 0 हो गया और टाइम 4 है, प्लस हाफ जी कितना है बाबू हमारे पास, आप कहोगे कि सर जी कुछ नहीं दिया हुआ तो 9.8 और टी कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, है ना। इसको इससे आप काटेंगे कितना बार में आ जाएगा सर 8 टाइम्स, कितना बार में आएगा 8 टाइम्स, है ना। और ये तो 0 हो गया, यानी कि h बराबर 9.8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करिए आप, 88 64 4 बाकी में 6 8 9 72 और 6 78, आने की ऑप्शन कौन सा है मेरा सही, तो देखो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ठीक है। आइए आते नेक्स्ट सवाल। देख बाबू जितने सारे सवाल कर रहे हैं सब PYQ है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखोगे एक बार पढ़ोगे, वन शॉट वीडियो है। उम्मीद कर रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, आप एक बार जरूर देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बोल रहा है। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म तो कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए कह रहा है आकार ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट, ये तो बात ही खत्म है, वो तो यूनिफॉर्म मतलब दूसरे का केस में आकार मेंटेनिंग अ स्टडी स्पीड अराउंड, नहीं है आकार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई कार एक्सेलरेट हो रहा है रेस्ट से तो हम बात करेंगे किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का। क्लियर है बच्चों, ध्यान में रखना ये सारा सवाल। अब देखो कितना अच्छा सुंदर सा सवाल है ये। कह रहा है ए डॉट बी बराबर ए बी है, ए डॉट बी बराबर ए बी है। तो कह रहा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर है सर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दे रखा है ए बी। अब आपको हमने पढ़ा रखा है कि सर ए डॉट बी, जब डॉट का केस आए तो जब डॉट हटाओगे तो ए और बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाता है cos थीटा और बराबर क्या है ए बी। अब आप देखो ये ए बी से ए बी कट गया, बचा cos थीटा, cos थीटा बराबर 1। अब देखो cos थीटा कहाँ मिलता है 1, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री से, अब cos से cos कैंसिल आउट हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देख नेक्स्ट सवाल कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर। टॉप में बात कर रहा है, टॉप में दोनों का डायरेक्शन कैसा, डायरेक्शन जो भी वो कैसा रहता है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे बाबू। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखने वाली है तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्स इज एफ, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एफ है, एंड एफ अप्लाइड ऑन द बॉडी इज आल्सो एफ। और बॉडी पे जो अप्लाई हो रहा है दो फोर्स वो भी एफ है और दोनों बराबर है। तो कह रहा है द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस विल बी, तब कह रहा है उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा। मतलब समझना बाबू, देखो हमने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है सर, रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ऐसा हमने पढ़ रखा है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो ये जो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं या फिर ये जो नेट निकाल रहे हैं बाबू, ये ओ, आ, 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 ये देखना, ये एफ बराबर जो हमारे पास है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ऐसा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जो ये जो रिजल्टेंट लिया है उसका वैल्यू एफ है, क्वेश्चन कह रहा है। अब ये कह रहा है उसपे दो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि F1 और F2 दोनों सेम है, F1 F2 सेम है और वो वैल्यू कितना F है। तो इस F1 के जगह F लीजिए, F का स्क्वायर प्लस ये भी F है तो F का स्क्वायर हो गया प्लस 2 F1 F2 बराबर है तो 2F1 का स्क्वायर और cos थीटा एज इट इज। क्लियर है। अब आगे देख, अच्छा ये स्क्वायर ये रूट है, इधर आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एक F1 एक F1, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा बाबू
अब यहाँ से एफ स्क्वायर एज इट इज, अब यहाँ से 2f² कॉमन है, कर दीजिए 1 प्लस क्या बचा cos थीटा। अब आप अगर गौर करते हो बहुत अच्छे से तो आप पाओगे कि सर 1 प्लस cos थीटा बराबर बराबर f² अपॉन 2f²। अब af² से f² कट गया, cos थीटा बराबर आपको मिलेगा सर 1/2, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि cos थीटा बराबर -1/2 और -1/2 cos में मिलता है 120 में, cos 120। cos से cos कैंसिल हुआ, थीटा का वैल्यू आ गया 120 बच्चों। 120 ऑप्शन में देख लो बाबू लोग कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम में, पूछा भी है, कंफ्यूज ना करना, एकदम सिंपल जिस तरीके से बताया गया फॉर्मूला बेस्ड है, आप बनाइएगा मजा आएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस आर विद स्पीड v। एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल का, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है फॉर्मूला सर, a बराबर v²/r, यानी कि ऑप्शन नंबर सी याद रखने ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा, ठीक है, तो mv²/r होता है। जैसे फोर्स क्या होता है बाबू, देखिए फोर्स बराबर होता है mv²/r होता है सेंट्रीपिटल, और इस फोर्स को क्या लिख सकते हो आप, ma लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ma लिख सकते हो, और यहाँ हो जाएगा mv²/r हो जाएगा। अब आप देखो ये m से m कट गया, a बराबर क्या बोला v²/r बचा, देखो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ स्टेशनरी स्पेस। एक ऑब्जेक्ट को है फ्रीली फेंका जा रहा है, फ्रीली फेंका जा रहा है, जिसका मास m है। कह रहा है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट when it falls down at distance h डिस्टेंस से वो फॉल कर रहा है, इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम। तो सिंपली आप देखें तो v² बराबर होता है सर u² प्लस 2as 2as, तो 2ah ले लेते हैं, यानी ये फॉर्मूला होता है ना बाबू, v² - u² = 2as, ठीक है। ये u उधर प्लस में, और a बराबर z ले सकते हैं, a बराबर z ले सकते हैं, और s की जगह h ले लिया हमने। v², u तो 0 हो गया, कुछ नहीं है, ये 2gh बचा। अब v बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा बाबू, मना मत करना, मना बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलिए अब भी अब सिंस अब आपके पास पता है, आप जान रहे हो कि सर मोमेंटम बराबर होता है mv, v का वैल्यू क्या लिखोगे, p/m, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सर p/m इक्वल्स टू √2gh, ये डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका मतलब p बराबर m √2gh। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आते नेक्स्ट सवाल में बाबू, कितना मस्त सवाल है ना, ये भी सवाल अक्सर पूछता है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई mv मार देते हैं, कोई mv² मार देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर F बराबर mv तो जानते ही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट न्यूटन सेकंड लॉ ये भी तो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम का जो चेंज है उसका रेट एफ के बराबर। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट, इसमें से कौन सा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लोवेस्ट है, कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक्स, या दोनों, नहीं, स्टैटिक्स, रोलिंग और स्लाइडिंग में सबसे कम होगा वो रोलिंग, याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन इज द लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज इतना, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर दिया हुआ
म्यू एफ दिया हुआ 0.1, कह रहा था मैक्सिमम स्पीड with which a cyclist can take a circular turn of radius p without skidding is। तो सिंपल सी बात है, तुमसे पूछा रहा मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड इस केस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो आप कहोगे सर रूट ओवर म्यू एफ जी आर, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए जी का वैल्यू कह रहा है भाई साहब कि 10 ले लीजिए, इसका वैल्यू दिया 0.1, इसका वैल्यू बोला है 10, तो 10 ले लिया। आर का वैल्यू दिया हुआ 3 ले लिया, इस पॉइंट से उड़ाओगे तो यहाँ 10 आएगा, ये कट जाएगा, यानी कि रूट ओवर 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। कितना मस्त सवाल है ना, कितना इजी सवाल है, बस छोटा सा है, समझिए सॉल्व करिए, समझिए सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देख नेक्स्ट सवाल कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास इतना, एक बॉडी m1 है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है, एक बॉडी m2 है जिसका मास 32 kg दिया हुआ, ठीक है, दे रखा, क्या दिक्कत है, दे दो। कह रहा हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी बराबर है, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम। अब देख हमको पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि सर m से गुना करिए और m से भागा करिए, तो आपको मिल जाएगा सर हाफ ऑफ 2m, और या इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप, मोमेंटम p स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर p बराबर होता है mb, यहां मिल गया काइनेटिक। अब देखिए, अब यहां से देखिए तो p स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा सर, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब P बराबर क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर रूट ओवर 2m k, क्लियर है, ये मिल गया एक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलिए अब देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब देखना जरा बाबू, अब हम अगर P1 निकालें कितने के लिए, 2 kg के लिए, है ना, तो मिलेगा रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सेम है, यानी कि ये मिल जाएगा 4 के रूट में, ठीक है। P2 निकाले, यानी किस पे निकाल रहे हैं लोग, 32 पे निकाल रहे हैं, किस पे, 32 पे, क्या मिल जाएगा 2 इंटू 32 इंटू काइनेटिक एनर्जी, कितना मिल जाएगा 64 काइनेटिक एनर्जी रूट में, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का रेशियो सर क्या होगा, यानी कि P1 बाई P2 पूछ रहा है, तो रूट ओवर 4 के डिवाइडेड बाय रूट ओवर 64 के। अब आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगाइए, के से के गया, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 64 का 8, 64, यानी कि ये कटेगा तो आएगा 1/4, यानी कि 1:4 इज द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन इज सी। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो आते नेक्स्ट सवाल में। देख कह रहा है a force F is applied on a body and it move with a velocity v, then its power, सिंपल सी बात है, P बराबर क्या होता है FV, देख लीजिए P बराबर FV, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट सवाल में। For an elastic collision the coefficient of restitutions E will be, तो ध्यान रखना coefficient of restitutions जो होता है वो ऑलवेज E का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है, याद रखियो। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड, सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां लोकेट करता है, आपको क्लास में हमने बता रखा है, बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 सवाल फिक्स है, पूछा सवाल दे दिया ना। तो देखिए कह रहा है सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड का कहाँ होता है, कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे, कहाँ होता है बाबू, मिडिल पॉइंट पे, यानी कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, एक्सटर्नल
टॉर्क बॉडी पे अगर 0 है तो उसमें से कांस्टेंट क्या रहेगा? तो एंगुलर मोमेंटम। लीनियर तो की बात होगी नहीं, क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? चलिए आते नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आ गया ना फिर से वहीं से सवाल? आ गया ना? याद रखिएगा ये सारा हमने 8-10 कर 6 से 8 करा रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल देता ही देता है, दे दिया आपको, बोलते रह गए, आप याद किए होंगे तो अच्छी बात है। कह रहा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर की mr²। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सेल का जो मोमेंटम इनर्शिया है अपने खुद के एक्सिस पे वो mr² है। नेक्स्ट सवाल, Kepler's law is consequence Kepler's law consequence is the कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, ये क्या, ये घूमता है ना गोल गोल, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट सवाल पे। देख कह रहा है v इज द escape velocity एंड v वो इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बाबू ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है सर 2gm/r, और escape वेलोसिटी बराबर होता है सर gm/r, है ना? तो कह रहा है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो देख बाबू, यहां से सर vo बराबर √2 को बाहर ले आइए तो आपको के पास बचेगा सर gm/r, और इस gm/r को कहेंगे सर ve, यानी कि vo बराबर √2 इंटू ve। कहाँ है ऑप्शन? यानी ऑप्शन नंबर ए। कितना मजेदार सवाल है, कितना मजा आ रहा है सवाल में, है ना? देख, सिंपल है, साधारण है, एकदम मजे से लेके पढ़िए, मजा रहिए, खुश रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास m, कितना बार बता रखे हैं क्लास में हमने, बार बार बोले हैं तुमको कि याद करिए, पढ़िए पढ़िए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, g माइनस gm बाय r। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, स्ट्रेस किसके बराबर हो सकता है? प्रेशर, स्ट्रेस प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो देखिए कहां पे है हाइड्रोलिक प्रेशर, इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोलिक प्रेशर। क्लियर है बाबू? ठीक है, चलिए आते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे। देख कितना मस्त सवाल है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो पहले लिख लो हुक्स लॉ के बराबर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है सर? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेशियो, इसका जो रेशियो निकलेगा, मतलब कि स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, इसका रेशियो निकल गया बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे जो चीजें है आ गया। अब कह रहा है कि स्ट्रेस बढ़ाइए, इसका रेशियो क्या होगा? तो स्ट्रेस बढ़ा होगा तो स्ट्रेन भी तो बढ़ेगा, तो जितना ये बढ़ाओगे उतना वो बढ़ेगा, मतलब बराबर रहेगा, मतलब कांस्टेंट, तो रिमींस कांस्टेंट। क्लियर है? हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण। आधे नेक्स्ट सवाल पे, और तुम्हारा कल्याण तो होने हैं, इतना सवाल कर लोगे कल्याण हो जाएगा। कह रहा है द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फॉर बॉडीज इन मोशन इज, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कह रहा है बॉडीज का जब वो मोशन में होगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें से कौन सा सही है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, नहीं 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 नहीं, इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल तो है बट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, याद रखिए। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन सीधा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, बता रखा है ना? कितना मस्त सवाल है, याद रखिए। जैसे फट से टिक लगाए, कहीं देखने की जरूरत
बिल्कुल नहीं है। आते नेक्स्ट सवाल। मर्क्यूरी डज नॉट वेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज, मर्क्यूरी ग्लास को वेट क्यों नहीं करेगा? सरफेस टेंशन। दूसरी बात, सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि लिक्विड का वह प्रॉपर्टी जिससे वो चाहता है अपने सरफेस एरिया को छोटा करना, कम करना, है ना। तो यहाँ पे कम की बात ही नहीं। विस्कोसिटी दूसरा चीज है, कंप्रेसिबिलिटी दूसरा चीज है, बातें खत्म। बचा कौन? एडेसिव। एडेशन के कारण, ठीक है, एडिशन के कारण वो वेट नहीं कर पाता, भिगो नहीं पाता। ठीक है, एक एडेसिव फोर्स बताया था, एक कोहेसिव फोर्स बताया था, याद रखिएगा दोनों चीजें। हीट इज एसोसिएटेड विथ, हीट इज एसोसिएटेड विथ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन, यस, रैंडम मोशंस। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी मॉलिक्यूल्स के कारण, उसी के कारण हीट का फॉर्मेशन या एसोसिएटेड उसके साथ हो सकता है हीट का फॉर्मेशन। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कैसे हीट होगा? जब वो फ्री मूव करेगा, फ्री मूव करेगा। अब मूव करेगा, फ्री जब मूव करा मतलब कौन सा एनर्जी आएगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? आते नेक्स्ट सवाल। देख आ गया ना। Cp and Cv are specific heat capacities, then Cp is greater than Cp always, Cp is greater than Cv। क्लियर है? चलिए आते नेक्स्ट सवाल। In which substance does conduction mode of heat transfer takes place? इसमें से कौन सा कंडक्शन वाला दिखाता है भाई? सॉलिड है ना, कौन सा दिखाएगा? सॉलिड। क्लियर है? चलिए आते नेक्स्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड्स, सिंपल सी बात है, किसको लीड करेगा? किसको? थर्मोडायनेमिक। बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बच्चों? चलिए आते नेक्स्ट सवाल। ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी जीरो, रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी लॉस जीरो होते हैं, याद रखने वाली चीज। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा टेम्परेचर को कांस्टेंट करिए आप, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर है? कितना प्रोसेस? चार था ना, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और एक एडियाबेटिक, ऐसा था ना। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू, प्रेशर ऑफ अ गैस किसके कारण? कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल कंटेनर, यस, सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है किसके साथ? गैस कंटेनर के साथ। तो सिम होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक कंटेनर गैस मॉलिक्यूल से वो फ्रीली मूव करता है, वो भागना जल्दी चाहता है, तो जहां से इसको स्पेस मिलता है वहां से निकलना चाहता है, यूं यूं, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है कि वो कंटेनर के वॉल से भी टकराता है, क्योंकि वॉल के पास ही होल मिलता है उसको, वहीं से भागना चाहता है तो वो टकराएगा ही, यानी कि इसका आंसर ए। नेक्स्ट सवाल। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ब्रोनियन मोशन इज आल्सो इंक्रीज, क्यों? टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो ब्रोनियन में यही कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, मतलब वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, according to equipotensial law of energy each particle has the thermal energy, equipotential law के अनुसार थर्मल एनर्जी कौन सा? E बराबर हाफ ऑफ के बी टी। के बी का मतलब क्या पता है? कांस्टेंट ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, याद रखिएगा। इन एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई साहब डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम में हमने पढ़ा रखा था कि सर रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट का। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम व्हेन, काइनेटिक एनर्जी पेंडुलम बॉब का मैक्सिमम कब होगा? जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे आए। कहां? इट इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पे जब आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट,
Sound wave in air cannot be polarized because these are longitudinal. Clear है? Sound wave in air cannot be polarized because they are longitudinal. कितना मस्त सवाल है. क्लियर बच्चों, ध्यान रखिएगा. आते नेक्स्ट सवाल पे. A 10 meter long steel wire has mass 5 kg. एम कितना दिया हुआ है? मास 5 ग्राम दिया हुआ है. केजी में आप बदलोगे तो सर 0.00 केजी हो गया मास. अब लेंथ दे रखा है 10 मीटर. कह रहा इफ द वायर अंडर टेंशन 80 न्यूटन देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर. तो आपको पता है कि सर ऐसा जब दिया हुआ है तो अगर हम लोग निकालें पर यूनिट की बात करें, यानी कि क्या निकलेगा? मास बटा लेंथ. पर यूनिट डेंसिटी अगर बात करें तो मास बटा पर लेंथ, यानी कि 0.005 बटा 5 बटा कितना 10, यानी कि इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 0.0005. ये आया. हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा क्या है? कह रहा है कि इफ द वायर इज अंडर टेंशन ऑफ 80 is under tension of 80 the speed of the transverse wave. speed पूछा है अंडर 80 तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो रूट ओवर टी बटा 10 कितना आ जाएगा? 80 बटा 0.0005 रूट में पॉइंट उड़ाओगे तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 0 हो जाएगा. 1 2 1 तो पहले वाला 1 2 3 4 और बटा कितना 5. काटोगे तो 16 25 80, यानी कि 16 1 2 3 4, यानी कि कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 400. यानी कि ऑप्शन नंबर से ही द करेक्ट आंसर. क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. डेंसिटी पर यूनिट, अगर हम लोग पर यूनिट लेंथ बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मास बटा लेंथ. मास दिया हुआ लेंथ से डिवाइड करा हमने, ये चीज मिल गया. नाउ v बराबर होता है टेंशन बटा डेंसिटी. हमने लिखा, पुट किया, सॉल्व कर लिया. क्लियर? आया 400 आंसर. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क इज एज द सम ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क. का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर. वर्क का किसके बराबर? एनर्जी के बराबर. देखो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2. बाबू ध्यान रखना, एम एल टी माइनस 2. और डिस्प्लेसमेंट वाला एल हो गया. कितना दे देगा ये? एम एल टू टी माइनस 2. ये हो गया किसका? वर्क का. अब कह रहा है ये किसके बराबर है? तो आप एनर्जी का निकालिएगा. एनर्जी के बराबर. किसके बराबर? एनर्जी के बराबर. ध्यान रखना, ये सब बातें याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट सवाल. The dimension formula of universal gas को universal constant का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है बाबू आपसे. तो सर अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? न्यूटन लॉ. F इक्वल टू होता है Gm1 m2 बटा r स्क्वायर. दिस इज इंप्लाई दैट G की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो आपको मिलेगा सर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. क्लियर बच्चों? हाँ. अब इसका डायमेंशन निकाला था, फोर्स का डायमेंशन. तो आप कहोगे सर एम एल टी माइनस 2, आर मतलब डिस्टेंस मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का मतलब एम. 2 मास है तो एम स्क्वायर. एक मास से एक मास कटेगा, एक मास ऊपर जाएगा तो सर -1. एक एल 2 एल यानी कि L3 और टी पे पावर -2. देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन है. जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा. m पे पावर -1 L3 t -2, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला. क्लियर है? मजा आ रहा होगा, है ना? देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम बस रिलैक्स मूड में पढ़िए, एकदम मजा लेंगे. क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में. कितना बढ़िया है रे. क्या बोलता है, क्या बोलती तू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट the name of physical quantity.
इनमें से किसका कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो बता दीन है कौन नहीं है, कौन रखे बताओ। अरे किलोग्राम, डेंसिटी, इम्पल्स, एनर्जी। किलोग्राम यूनिट है भाई, क्वांटिटी नहीं है। क्या है वो? यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी? कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। क्लियर है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने आपको बता रखा 7 होता है, ठीक है। उन सातों में से एक है तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? कैंडेला। सीढ़ी से रिप्रेजेंट करते है ना। 7 के बाद अब 77 बनाइए, 87 बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेसिक कितना है? 7। उसी 7 से सारा बनता है ना। चलिए आते नेक्स्ट सवाल में। देख भाई, नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा बेचारा कांस्टेंट स्पीड से, मान लेते हैं ना 20 से घूम रहा होगा। कह रहा है व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी? तो वेलोसिटी बराबर क्या कह सकते हो? चेंज होगा ना वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ स्ट्रेट थोड़ी है, सर्कुलर है तो सर्कुलर में इट इज चेंज, इट इज चेंजिंग। क्लियर है। आते नेक्स्ट सवाल। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर? क्या मजाक है, ये सवाल भी बताना पड़ेगा हमको, कौन सा है बाबू बताना। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, वेलोसिटी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। आते हैं। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण। देखिए कह रहा है विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी when the initial velocity, displacement and acceleration are known as। भाई 3 ही इक्वेशन है, v equals to u plus at, s equals to ut plus half of at square, v square minus u square equals to 2as। तो कह रहा है कि which of equation used to find final velocity when initial velocity, displacement, acceleration known। यानी कि इनिशियल दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, इसमें से किसका यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए? तो सिंपल सी बात है, यहीं से तो दिख रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? v होता है। अब v है तो कह रहा है इनिशियल दिया है, दिया है, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट दिया, दिया है, कह रहा है एक्सेलरेशन दिया, दिया, दिया। क्लियर है, बाकी किसी में नहीं दिया। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट सवाल। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दियर रिजल्टेंट भाई 0। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ये प्लस ये माइनस, दोनों का ऐड करिएगा 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देख भाई, कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अगर कहें क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट, अगर कहें वेक्टर प्रोडक्ट, ध्यान देना बाबू, अगर आपको कहे वेक्टर प्रोडक्ट तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा वो? क्रॉस। एक बात और ध्यान दीजिए, बार बार हम बता रहे हैं कि सर दो, सर 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 ये डॉट हो गया, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब दो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हो तो ये देता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी, और साथ में आएगा कॉस थीटा। और अगर वेक्टर क्रॉस की बात करते हो सर ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये देगा ए बी साइन थीटा। अंतर यही है कि सर क्रॉस वाले में साइन आएगा और डॉट वाले में कॉस आएगा। क्लियर है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं, आते हैं, चल वहां जाते हैं प्यार करने चलो, चल वहां जाते हैं। A ball of mass m
एक बॉल है, बॉल तो गोल ही होता है, जिसका मास कह रहा है भाई एम है, स्ट्राइक अ रिजिड बॉल, किसी रिजिड बॉल पे स्ट्राइक करता है, टकराता है विद वेलोसिटी यू, यू वेलोसिटी से एक बॉल है ऐसे आया टकराया, ये जो बॉल है उसका मास एम है, यहाँ पे आकर टकराया, जिसका वेलोसिटी यू है, यहां से टकराने के बाद रिबाउंड किया, यहां से टकराया और ये वापस आया विद सेम स्पीड, जैसा गया था वैसा ही आया। तो आने की इनिशियल जो था स्टार्टिंग वाला और बाद वाला यानी फाइनल कह लीजिए वो भी क्या है, यू है, एक का डायरेक्शन इधर है दूसरे का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, इंपल्स की बात कर रहा है, तो सर इंपल्स क्या होंगे, एम बी, यू बात कर रहा था एम यू, तो दोनों सेम है, जाने वाला भी वेलोसिटी यू है, आने वाला भी वेलोसिटी यू है, एक का डायरेक्शन उधर है एक का डायरेक्शन इधर है, तो सर इंपल्स बराबर होता है एम बी, यानी कि वी के जगह यू है तो यू है, तो एक इधर एक उधर, तो क्या हो जाएगा सर एम यू प्लस एम यू, एक माइनस में होगा तो माइनस लेने की कोई बात नहीं है, तो दो एम यू हो गया, तो एक और एक दो, यानी कि दो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is known as law of inertia, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्लियर है। चलिए आते हैं, कह रहा है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम किसको कहते हैं, फोर्स इनटू टाइम को कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बाबू, कितना मजेदार सवाल, a cork of mass 10 gram is floating on water, the net force acting on the cork, कितना गरीब है बेचारे के पास 10 ही ग्राम है, एक कॉर्क है उसका वजन 10 ग्राम है, मात्र कितना बेचारा है, दया करिए, कह रहा है वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो याद करिए बाबा आर्किमिडीज क्या कहता है कि सर जितना पार्ट फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट वाले के बराबर होता है, तो इसका मतलब उसका नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, मतलब कितना, 0 न्यूटन, अकॉर्डिंग टू बाबा आर्किमिडीज। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल, कह रहा है एनर्जी डेफिनेशन, एनर्जी, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क भी तो देता है, फॉर्मूला क्या, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या देगा, वर्क डन देगा, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या देता है, only momentum is conserved, only kinetic energy is conserved, momentum and kinetic energy both are conserved, none of this, क्या होगा, एक सेकेंड जरा सा, तब तक आप सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे बाबू, सिंपल सा बात है ना, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट, if an athlete does 500 joule work in 4 सेकेंड, what is the power है भगवान, P बराबर W बाई T, तो P W 500 और ये 400 काटेंगे तो 125 वॉट, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट सवाल, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑप्शन नंबर डी, कितना आसान है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, अरे भाई डिस्टेंस ही तो है मीटर, है ना। नेक्स्ट सवाल,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? आई ओमेगा स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं, 3/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नहीं, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद रखिए फॉर्मूला है, पूछता है एग्जाम में, आपको बनाने। नेक्स्ट सवाल, which property of sound wave is responsible for the formation of beat frequency? ध्यान रखिए, कह रहा which property of sound wave is responsible for the formation of beat? बीट फॉर्मेशन के लिए साउंड वेव का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट वन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख, कह रहा विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन? भाई केप्लर। कौन? केप्लर ही ने बताया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, ये सब कौन बताया था? 3 लॉ था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, केप्लर। नेक्स्ट, where will be profitable to purchase 1 किलो of sugar? 1 किलो शुगर खरीदने में सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होगा? 40 डिग्री, 45 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर नहीं, पोल, एट पोल पे, क्योंकि पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा, तो पोल पे खरीदने में ज्यादा फायदा। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कांस्टेंट नहीं, लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत बड़ा है ना, बहुत रेंज है इसका, कितना बड़ा अर्थ है, रेंज काफी है इसका, है ना। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, एंड फोर्स बाय एरिया प्रेशर का भी फॉर्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। डायरेक्टली वाला सही है, बाकी सब गलत है। तो डायरेक्टली कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अभी जस्ट लिखे थे बाबू, अभी जस्ट लिखे थे ऊपर, ये वाला भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन, पहले बताया था, हाइट ऑफ द कॉलम, लिक्विड कॉलम। ये सवाल पिछले भी, पहले भी रिपीट हो चुका है, क्लियर है बाबू। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में, कह रहा है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, यूनिट ऑफ सरफेस एज दैट ऑफ, तो किसका होगा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यस, दिस इज द आंसर, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्लियर है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना, कुछ देखो बाबू, कुछ सवाल ऐसा होता है जिसको याद रखने पड़ते हैं, क्या करूं मैं, इजी ऐसा। देख, फिजिक्स आसान नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे, पढ़ोगे तो आसान है, बट उतना भी आसान नहीं है, याद रखिए। इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस? अभी सवाल सेम आया था, सॉलिड। क्या आएगा? सॉलिड। Which of the following material has the highest specific heat? Water. ये सब में दम नहीं है, आपको भी लगना चाहिए कि सवाल कितना इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, तो आपको देखो, और अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, सारा कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अगर बच्चा हमारा पढ़ाया गया नोट्स को कंप्लीट करे, अच्छे तरीके से पढ़े, तो ये गारंटी है कि एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्लियर बच्चों? चलिए आते नेक्स्ट सवाल। कह रहा है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट होगा नहीं बाबा, टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? टेम्परेचर। तो क्या होगा ऑप्शन? टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? तो आप जितना दे रहे हो उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी 0 होता है।
लॉस ऑफ एनर्जी जीरो होता, तो जीरो जब हो रहा है तो आप जितना दोगे उतना ही मिलेगा ना। जैसे सिंपल सी बात समझने वाली है, अगर हम ऐसा कहें कि सर हमने कुछ अमाउंट का एनर्जी किसी को दिया और कुछ खर्च नहीं किया, उसका सिर्फ काम किया, वर्क किया, तो वो क्या होगा, तो बराबर होगा, जितना दिया था उतना मिला, यानी कि इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, जितना आपने हीट दिया था उतना का काम हुआ। नेक्स्ट, एवरेज काइनेटिक energy of the molecules of gas is directly proportional to the temperature, clear babu, to the temperature. Kinetic energy of the molecules of the gas is directly proportional, kinetic energy gas molecules का बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ाइए काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इफ अ कार टायर्स हॉट, कार का टायर है अगर गर्म है, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन देम वुड बी हाई, तो प्रेशर उसका ऑटोमेटिक हाई रहेगा, क्या रहेगा, प्रेशर उसका हाई रहेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए देखो तुम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस बनाया हमने, टाइप करा सारा को, पीवाईक्यू को कलेक्ट करा है, मतलब होल चैप्टर यानी कि होल सिलेबस वन शॉट वीडियो हमारा, आप क्या ही बोलूं, चलिए आता नहीं समझ। Which of the following quantities remains constant for a simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए इसमें से कौन सा कांस्टेंट रह सकता है भाई, फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या है ऑप्शन? फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। कह रहा which of the following is necessary condition for SHM इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का होना SHM में जरूरी है, अगर SHM का प्रॉपर्टी हो रहा है मतलब इलास्टिसिटी होना जरूरी है, तो मतलब एक प्रॉपर्टी नेसेसरी कंडीशन क्या है, इलास्टिसिटी। क्लियर है? which physical quantity does the amplitude of the SHM present, मतलब SHM में इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, तो देखिए जरा कुछ ये इस तरीके से चलता है ना, तो इस वाले ये मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का ये वाला है, तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, ऑर्गन टाइप में किस टाइप का वेव प्रोड्यूस होता है, दैट वन इज ट्रांसवर्स। कौन सा वेव है बाबू, ट्रांसवर्स, ठीक है। ये सारे याद करने वाले हैं, याद कर लीजिएगा, एक बार देखिए याद हो जाएगा। फोर देख बार बार हमने कहा किस टाइप का सवाल देगा एग्जाम में, देगा देगा पढ़ ले रहे, लेकिन तुहनी मजाल है पढ़ देगा, मास्टर आप बोलते रहो मैं नहीं पढ़ूंगा, जो इसके लिए है। चलिए देखिए भाई कह रहा है y इक्वल टू 5 साइन 100 पाई t माइनस 2 पाई x फॉर द वेव, एक वेव के लिए इक्वेशन दिया, कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी कितना दिया, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सर, dy अपन क्या dt, अब देख v बराबर d बाई डी टी, इस y का वैल्यू क्या है 5, 5 कांस्टेंट बाहर कर देते यहां लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां अंदर क्या बचेगा साइन 100 पाई t माइनस 2 पाई x, अब इसको डिफरेंशिएट करो 5 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन भाई साहब cos 100 पाई t माइनस 2 पाई x इनटू t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देखिए, इनटू हमने फंक्शन का करा, अब एंगल का करते हैं, तो 100 पाई t, 100 पाई t का कितना हो जाएगा 100 पाई और माइनस 2 पाई x कांस्टेंट, क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या आ गया 100 और 100 और 5 500 पाई, और इधर क्या रहा है
भाई कॉस है, मैं कॉस ही लिखूंगा, कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। अब कह रहा है ये मैक्सिमम कब होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होने वाला है, कब होगा मैक्सिमम, जब इस वाले टर्म का ये वैल्यूज 1 देगा, ये वैल्यूज अगर 1 देता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज अगर कितना देता है आपको, अगर 1 देता है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये 1 कब दे, 1 लिख देते हैं तो 500 पाई इंटू 1 यानी कितना आ गया 500, 500 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों? चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा सही है, ई बराबर एमसी ना ना ना, ई बराबर एमसी स्क्वायर, यस अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ई बराबर एमसी स्क्वायर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये सब बताया गया, आप जानते होंगे, टेंशन लेने वाली बात। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, 1 एवी बराबर कितना होता है जी, कितना होता है 1.66, 25 नहीं 27, याद रखिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। नेक्स्ट वन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, ना ही यूनिट ना ही डायमेंशन, तो कौन सा डेंसिटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, भाई क्या है तुम क्वेश्चन, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स बराबर दिया हुआ देख लो 80 प्लस बीटी स्क्वायर, कह रहा है वेयर ए बराबर दिया हुआ है इतना, बी बराबर दिया हुआ है इतना, कह रहा है स्थिति वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे सर dx बटा dt, अभी लिखे थे d का x का वैल्यू पुट करो आप, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो, ए टी का a आ जाएगा प्लस बी टी का कितना आएगा b इंटू 2 इंटू टी। अब a का वैल्यू कितना है 15 है, लिख दीजिए 15, b का वैल्यू कितना है 3, लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू टी का कितने पे पूछा है 3 पे 3 लिख दीजिए, कितना आ गया 15 प्लस 3 दूना 6, 6 18, है ना। अब 15 18 कितना होता है 33, 15 18 33, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बाबू, चल आते नेक्स्ट सवाल। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी रेस्ट में है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इनिशियली बात कर रहा है, इनिशियली चलने के बाद, इनिशियली इफ वेलोसिटी आफ्टर एन सेकंड के बाद वेलोसिटी इसका अगर v है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी इन द लास्ट 2 सेकंड, तो लास्ट 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, लास्ट 2 वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 2b इंटू n माइनस 1 बाय n, याद रखिएगा इस टाइप के सवाल जब भी आए याद रखिएगा, बनाने जाएगा लंबा जाएगा, बनाने की कोशिश ना करिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, अ फुटबॉल इज किक्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो मान लो वर्टिकली अपवर्ड यहां से गया फुटबॉल, यहां पर इस पॉइंट पे आया अपवर्ड विद वेलोसिटी u, u वेलोसिटी से ये गया था, अब कह रहा है वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा 0, बार बार बता रखे हैं कि एट द मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना 0, तभी जब 0 होता तभी तो वो गिरना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सवाल, if vector a and vector b are two vectors which relation is incorrect, दो वेक्टर है a और b, दो वेक्टर क्वांटिटी है, कह रहा है इसमें से गलत कौन है, तो a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, सही है, a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं, a क्रॉस b को b क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, a क्रॉस b को आप a क्रॉस सॉरी b क्रॉस a नहीं लिख सकते हो, अगर लिखना है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसा रहेगा तो सही है, मतलब ऑप्शन कौन सा गलत है ये वाला, क्लियर है, बाकी सब सही है। ठीक है, क्या बार बार बताऊं एक ही चीज,
कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर, इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट, नॉट रिलेटेड, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगा उसका ऑप्शन? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है बच्चों? A large force acting for short time produced impulse equal to change in। कह रहा है लार्ज फोर्स एक्टिंग होता है शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कुछ क्षण में बहुत लार्ज फोर्स लगता है, दैट इज इंपल्स। अब वो किसका इक्वल है? तो मोमेंटम। किसके रेट ऑफ चेंज के बराबर है? तो मोमेंटम के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? मोमेंटम के बराबर। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा बनाइए आप, ये सब। चलिए ठीक है, काफी है आज के लिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग क्लास 12th में। अगर आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से क्लास करना है तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। ऑल द बेस्ट।